गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। माह का अंतिम दिवस है आज 31 अक्टूबर की तारीख और यह है टेस्ट नंबर 15 यूपीएससी सिविल सेवा के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 15 तक पहुँच सकते हो। 3 सेकंड का टाइम मिलेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद। तो प्रश्न क्रमांक संख्या 1 पर आ जाइए। गुजरात के गांधीनगर में आयोजित प्रवासी प्रजातियों पर संयुक्त राष्ट्र के COP13 सम्मेलन में निम्नलिखित में से किन प्रजातियों को संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के परिशिष्ट वन में शामिल करने के प्रस्ताव को लेकर स्वीकार कर लिया गया है? एशियाटिक एलिफेंट, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बंगाल फ्लोरिकन। देखिए, एशियाटिक एलिफेंट से रिलेटेड तो प्रश्न कल भी आया था, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के परिशिष्ट वन में शामिल है, सही है। एशियाई हाथी को शामिल किया गया है और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को भी शामिल कर लिया गया है और बंगाल फ्लोरिकन को भी शामिल कर लिया गया है। तो सारे के सारे करेक्ट हो गए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, गुजरात के गांधीनगर में आयोजित प्रवासी प्रजातियों पर संयुक्त राष्ट्र के COP13 सम्मेलन में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, एशियाई हाथी, बंगाल फ्लोरिकन को प्रवासी प्रजातियों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के परिशिष्ट वन में जो है शामिल करने के प्रस्ताव को स्वीकृति मिल गई है, स्वीकार कर लिया गया है। प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभिसमय, इसको बोलते हैं शॉर्ट में CMS, यानी कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज, CMS, संयुक्त राष्ट्र की एक पर्यावरण संधि है जो प्रवासी प्रजातियों को संरक्षण प्रदान करने वाली एकमात्र वैश्विक संधि है। अब तीनों को किया गया है तो उससे रिलेटेड एक आध का तो प्रश्न बनता ही है। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। पहला प्रश्न है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, पहला स्टेटमेंट है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गंभीर रूप से संकटग्रस्त है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और इसकी लगभग 100 से 150 की संख्या में एक छोटी आबादी जो भारत में लद्दाख के शीत रेगिस्तान तक सीमित है। इस प्रजाति की 50 वर्षों के भीतर 90% आबादी कम हो गई है। 90% ज़्यादा नहीं है कुछ, सही है, 90% ही कम हुई है, करेक्ट है तीसरा वाला स्टेटमेंट। और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, CR है ये। पहला भी सही है, दूसरा वाला गलत है। देख कर तो लग नहीं रहा ना कि ये शीत घास में चुग रही है। तो देखिए, इसकी लगभग 150 से 100 से 150 की संख्या में एक छोटी आबादी जो है भारत में थार रेगिस्तान तक सीमित है, लद्दाख में नहीं पाई जाती। गलत है स्टेटमेंट दूसरा वाला। तो जहाँ जहाँ 2 है उसको एलिमिनेट कर दीजिए। कितने कटेंगे? 2 कटेंगे, 1 और 3 आंसर है इसका C। तो देखिए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की लगभग 100 से 150 की संख्या में एक छोटी आबादी जो भारत में राजस्थान के थार रेगिस्तान तक सीमित है, न कि कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख, ठीक है। इस प्रजाति की 50 वर्षों में 90% आबादी कम हो गई है और भविष्य में इस प्रजाति पर खतरे की आशंका मंडरा रही है, खतरा बढ़ने की आशंका मंडरा रही है, तभी तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड में डाल दिया गया है इसको। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 और साइट्स के परिशिष्ट वन तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN की रेड लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। बंगाल फ्लोरिकन से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। बंगाल फ्लोरिकन असम के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर भारतीय उपमहाद्वीप के संरक्षित क्षेत्रों के बाहर नहीं पाया जाता। आवास कम होने और अत्यधिक शिकार के कारण इनकी आबादी कम हो रही है, बंगाल फ्लोरिकन की। यह भी IUCN की रेड लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, गंभीर रूप से संकटग्रस्त है क्या? बिल्कुल, यह भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। हैबिटाट लॉस और अत्यधिक शिकार के कारण इनकी आबादी कम हो रही है। और बंगाल फ्लोरिकन असम के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर भारतीय उपमहाद्वीप के संरक्षित क्षेत्रों के बाहर नहीं पाया जाता। तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हो गए, सही पूछा है, तो D इसका उत्तर है। तो बंगाल फ्लोरिकन IUCN की रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। पारगमन प्रवासन के कारण आवास क्षेत्र में बदलाव और प्रवास के दौरान भारत नेपाल सीमा पर विद्युत तारों की चपेट में आने से इनकी संख्या में निरंतर कमी आ रही है। आवास कम होने
अत्यधिक शिकार के कारण इनकी आबादी कम हो रही है और यह प्रजाति असम के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर भारतीय उपमहाद्वीप में संरक्षित क्षेत्रों के बाहर नहीं पाई जाती और हाल ही में इसे CMS के परिशिष्ट वन में शामिल कर लिया गया है। ठीक है। जुहाला पहल जो हाल ही में समाचारों में देखी गई किससे संबंधित है? किससे संबंधित है जुहाला पहल? बाल अधिकार और यौन उत्पीड़न की रोकथाम से। किससे? बाल अधिकार और यौन उत्पीड़न की रोकथाम से। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो जुहाला पहल नागपुर महाराष्ट्र में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य है जनजातीय आश्रम स्कूलों में बाल अधिकारों और यौन उत्पीड़न की रोकथाम के बारे में जागरूकता पैदा करना। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, भारत ने अभी तक जैविक हथियार सम्मेलन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। ऑस्ट्रेलिया समूह का उद्देश्य रासायनिक और जैविक हथियारों के प्रसार को रोकना है। देखिए गलत है पहला वाला स्टेटमेंट, भारत ने कर दिए हैं, पुष्टि भी हो गई है इसकी। तो पहला जहाँ पर है उसको एलिमिनेट कर दीजिए, केवल 2 इसका आंसर हो जाएगा। तो वर्ष 1972 में शुरू से देखते हैं। देखिए जैविक हथियार के निर्माण और प्रयोग पर रोक लगाने के लिए वर्ष 1925 में जिनेवा प्रोटोकॉल के तहत कई देशों ने जैविक हथियारों के नियंत्रण के लिए वार्ता शुरू की थी। 1925 में शुरू की थी। समय बीता, ठीक है, और साल आया 1972। 1972 में जैविक हथियार आवेशमें मतलब बायोलॉजिकल वीपन कन्वेंशन BWC की स्थापना हुई इतने सालों के बाद, और 26 मार्च 1975 को 22 देशों ने इसमें हस्ताक्षर किए। भारत ने वर्ष 1973 में BWC का सदस्य बना और वर्ष 1974 में इसकी पुष्टि हो गई। ठीक है, 1972 में स्थापना हो गई जैविक हथियार अभिसमय की। भारत ने अगले ही साल हस्ताक्षर कर दिए और 26 मार्च 1975 को, यानी इसके बनने के 3 साल के बाद 22 देशों ने इसमें हस्ताक्षर कर दिए। ठीक है, और भारत ने कब किए? 1973 में, और पुष्टि कब हुई इसकी? 1974 तक हो गई थी। वर्तमान में यानी इस समय 183 देश इसके सदस्य हैं। ठीक है। अब देखिए भारत में जैव आतंकवाद की चुनौती से निपटने के लिए गृह मंत्रालय जो है एक नोडल एजेंसी है। इसके साथ ही रक्षा मंत्रालय, DRDO, पर्यावरण मंत्रालय इत्यादि भी सक्रिय रूप से जैव आतंकवाद के मुद्दे पर कार्य कर रहे हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने जैव आतंकवाद से निपटने हेतु दिशा निर्देश तैयार किए हैं, जिसमें सरकारी एजेंसियों के साथ साथ निजी एजेंसियों की सहभागिता पर भी बल दिया गया है। और वर्तमान में ये जो कोरोना वायरस है, ये सबसे बड़ा जैव आतंकवाद ही है ना एक, और किसने फैलाया सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। मिशन पूर्वोदय का निम्नलिखित में से किससे है? मिशन पूर्वोदय का निम्नलिखित में से किससे संबंध है? पूर्वोत्तर भारत में बाढ़ की समस्या का निदान? नहीं। भारत को कोयला उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना? नहीं। पूर्वोत्तर भारत के सभी हवाई अड्डों को सौर ऊर्जा संचालित बनाना? भी नहीं है। तो क्या है? इस्पात केंद्र बनाना। इस्पात केंद्र बनाने से है मिशन पूर्वोदय का संबंध। तो पूर्वोत्तर भारत में एक एकीकृत इस्पात केंद्र बनाने के लिए इस्पात मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने मिशन पूर्वोदय की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य है पूर्वी भारत में एकीकृत इस्पात केंद्र की स्थापना के माध्यम से विकास में तेजी लाना। पूर्वोदय का उद्देश्य एकीकृत इस्पात हब की स्थापना के माध्यम से पूर्वी भारत के त्वरित विकास को गति देना है। लैंगिक समानता सूचकांक से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, इसे संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा जारी किया जाता है। भारत के GPI यानी लैंगिक समानता सूचकांक के अनुसार स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर लड़कियों की संख्या लड़कों से अधिक है। बिल्कुल है, ये करेक्ट है स्टेटमेंट। और सीधा सीधा ही पूछ लिया जाता है लैंगिक समानता सूचकांक कौन निकलता है? यूनेस्को। दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। हाल ही में समाचारों में देखा गया नियोन पद किसे संदर्भित करता है? क्या है नियोन पद?
कंप्यूटरीकृत कृत्रिम मानव है। क्या है? कंप्यूटरीकृत कृत्रिम मानव। तो देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के लास वेगास में आयोजित वार्षिक उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स शो 2020 में नियॉन नामक विश्व का पहला कंप्यूटरीकृत कृत्रिम मानव जो है आर्टिफिशियल ह्यूमन पेश किया गया। नियॉन को सैमसंग कंपनी की स्टार लैब के सीईओ प्रणब मिस्त्री, जो एक भारतीय वैज्ञानिक हैं, के नेतृत्व में बनाया गया है। नियॉन शब्द नियो मतलब नया और ह्यूमन मतलब मानव से मिलकर बना है। अब देखिए, अभी उपयोगकर्ता द्वारा नियंत्रित करने पर यह आभासी मानवीय भावनाओं को प्रदर्शित करता है। कौन सा? यह नियॉन मानव। किंतु आगे इसे पूरी तरह से स्वायत्त रूप से संचालित किया जाएगा, जिससे यह भावनाओं को प्रदर्शित करने, कौशल सीखने, स्मृति का निर्माण करने और स्वतः निर्णय लेने के लिए प्रतिबद्ध होगा। एक आभासी मानव मतलब वर्चुअल ह्यूमन कृत्रिम बुद्धि के साथ कंप्यूटर जनित मानव प्रतिरूप तंत्र है। एक आभासी मानव में एक कंप्यूटर जनित मानव जैसी शारीरिक प्रणाली और कंप्यूटर जनित आवाज़ एवं सशक्त इंद्रियां होती हैं। और मिशन गगनयान के तहत 2021 में हाफ ह्यूमनाइड जाना है व्योम मित्रा, जो एक फीमेल रोबोट है। ठीक है, याद रखिएगा उसका नाम। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। एक तरफ है उत्पाद, उसके सामने है राज्य। चा खाओ के सामने असम लिखा है, केसर के सामने कश्मीर लिखा है, तिरूर के सामने लिखा है केरल। बताइए कौन सा सही सुमेलित है। चा खाओ को हाल ही में जोग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया है, लेकिन मणिपुर का है, ये असम का नहीं है। केसर कश्मीर में सबको पता होगा। तिरूर सुपारी जो है केरल की है। तो बी और ऑप्शन नंबर बी 2 और 3 सही है, यहाँ पर एक गलत है। एक जो है वहाँ पर एलिमिनेशन मेथड लगाई है। तो देखिए, हाल ही में मणिपुर के चा खाओ अर्थात काले चावल, चा खाओ अर्थात काले चावल तथा गोरखपुर टेराकोटा को भौगोलिक संकेतक जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। ठीक है। चा खाओ एक सुगंधित चिपचिपा चावल है जिसकी मणिपुर में सर्दियों से खेती की जा रही है, और चावल की इस किस्म में विशेष प्रकार की सुगंध होती है और यह पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसमें एंथोसाइनिन नामक एक एंटीऑक्सीडेंट भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चा खाओ का पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों में भी उपयोग किया जाता है। चावल की इस किस्म में रेशेदार फाइबर की अधिकता होने के कारण इसे पकाने में चावल की सभी किस्मों से अधिक लगभग 40 से 45 मिनट का समय जो है लग जाता है। तो 2 और 3 सुमेलित हैं, पहला सुमेलित नहीं है। बात करें अगर तिरूर सुपारी की, तो तिरूर सुपारी हाल ही में तिरूर बटीला को भौगोलिक संकेतक, इसे भी जो है जीआई टैग प्रदान किया गया है। तिरूर बटीला एक प्रकार की सुपारी है जो केरल के मल्लपुरम जिले के तिरूर और आसपास के इलाकों में उगाई जाती है। इसकी ताज़ा पत्तियों में क्लोरोफिल और प्रोटीन की उच्च मात्रा के कारण यह अद्वितीय है। तो तिरूर सुपारी केरल की, केसर कश्मीर में सबको पता, चा खाओ है मणिपुर, असम का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। अंतिम प्रश्न है ये। वित्त विधेयक से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा सही है। संविधान के अनुच्छेद 117(1) के तहत विधेयकों को केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है। केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर। संविधान के अनुच्छेद 117(3) के तहत विधेयकों को उसी विधायी प्रक्रिया द्वारा शासित किया जाता है जो एक साधारण विधेयक पर लागू होती है। तो साधारण विधेयक की बात हो रही है तो 117(3) के तहत वित्त विधेयक होगा। ठीक है, तो हाँ करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो देखिए, हाल ही में कोरोना वायरस मतलब कुछ माह पहले जो कोरोना की स्थिति उत्पन्न हुई थी और अभी तक बनी हुई है लेकिन कम है पहले से। क्या हुआ था उस समय? लोकसभा ने वित्त विधेयक जो है 2020 को बिना किसी बहस के पारित कर दिया था। बात करें वित्त विधेयक की, तो वित्त विधेयक उस विधेयक को कहते हैं जो वित्तीय मामलों जैसे कि राजस्व या खर्चे संबंधित होता है। इसमें आगामी वित्त वर्ष में किसी नए प्रकार के कर लगाने या कर में संशोधन आदि से संबंधित विषय शामिल होते हैं। किसी भी कर को प्रत्यारोपित करने अथवा उसमें परिवर्तन करने जैसे विषय वित्त विधेयक के सामान्य विषय हैं। वित्त विधेयक मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं।
कौन कौन से? धन विधेयक जिसका अनुच्छेद 110 में प्रावधान है, वित्त विधेयक 1 अनुच्छेद 17 के 1 में प्रावधान, वित्त विधेयक 2 अनुच्छेद 117 के 3 में प्रावधान। देखिए, सामान्यतः यह कहा जाता है कि प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, किंतु प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता। ठीक है, तो ये 10 प्रश्न थे इम्पोर्टेंट, प्रैक्टिस इनकी कर लीजिएगा। धन्यवाद।